सांझ का समय था। खेड़ा तिराहे पर धूप अब ढलने लगी थी, लेकिन गर्मी अभी भी सड़क की सतह से भाप की तरह उठ रही थी। लाल धूल हवा में तैर रही थी और हर गुजरती गाड़ी के साथ फिर से उड़ जाती थी। अस्थायी बैरिकेड आधी सड़क को घेर कर खड़ा था। पास ही टीन की छत वाला छोटा सा पुलिस चौकीनुमा ढांचा था, जिसके नीचे एक पुरानी मेज, दो टूटी कुर्सियां और पानी की आधी भरी बोतल रखी थी। कुछ ग्रामीण दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इसी बीच एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे आकर रुकी। बाइक चला रहा आदमी शांत था। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। वह था अर्जुन राठौड़। उसने इंजन बंद किया, हेलमेट उतारा और बिना कुछ बोले बैरिकेड की ओर देखा। कांस्टेबल देव शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे किसी शिकार को परख रहा हो। कागज दिखा, देव ने रूखे स्वर में कहा। अर्जुन ने जेब से लाइसेंस निकाला, फिर बैग से आरसी और बीमा पत्र। सब कुछ व्यवस्थित था, ठीक ठाक। देव ने कागजों को देखा, फिर होंठ टेढ़े किए। सब ठीक है, लेकिन आज तेरी किस्मत ठीक नहीं है, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। आसपास खड़े दो तीन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, क्या समस्या है? देव मेज से उठकर उसके पास आया। समस्या ये है कि यहां से गुजरने का अपना तरीका है। समझाकर या समझाऊं? उसके स्वर में सीधी धमकी थी। अर्जुन की आंखें स्थिर रहीं। अगर कोई जुर्माना है तो रसीद काट दीजिए, उसने संयम से कहा। देव हंसा। रसीद? यहां कानून मैं हूं। उसने बाइक के पीछे बंधे बैग को झटका। अर्जुन ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन देव पहले ही जिप खोल चुका था। बैग के भीतर एक सलीके से तय किया हुआ सैन्य वर्दी का सेट रखा था। जैतूनी रंग की शर्ट, जिस पर सावधानी से मोड़ा गया कंधे का बैज और नेम प्लेट रखी थी। देव ने उसे बाहर निकाला और हवा में लहराया। ओहो, फौजी साहब, उसने व्यंग्य से कहा। कुछ लोग और पास आ गए। देव ने बिना हिचकिचाहट वह वर्दी सड़क पर गिरा दी। धूल की पतली परत तुरंत कपड़े पर जम गई। यहां फौज नहीं चलती, यहां मेरा इलाका है। उसने जूते की नोक से वर्दी को हल्का सा धक्का दिया। अर्जुन कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर वर्दी पर टिक गई। उसने झुककर तुरंत उठाया नहीं। उसकी सांस थोड़ी गहरी हुई, लेकिन चेहरे पर भाव नहीं बदले। तभी वहां एक काली एसयूवी आकर रुकी। उससे उतरे महिपाल चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर अंगोछा, चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। क्या हो रहा है यहां? उन्होंने पूछा। देव ने तुरंत जवाब दिया। सर, ये आदमी नियम नहीं मान रहा, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। महिपाल ने अर्जुन को देखा, फिर जमीन पर पड़ी वर्दी को। फौजी हो? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जी। तो क्या समझ रखा है? ये बॉर्डर नहीं है, यहां आदेश हमारे चलते हैं। महिपाल ने भीड़ की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, मानो कोई भाषण दे रहे हों। कुछ लोग असहज हो उठे, लेकिन कोई बोला नहीं। अर्जुन ने धीरे से वर्दी उठाई। धूल झड़ी। उसने उसे झटके से नहीं, बल्कि सावधानी से साफ किया। देव को उसकी यह शांति खलने लगी। बहुत चुप है तू, देव ने कहा। डर गया क्या? अर्जुन ने उसकी ओर सीधा देखा। मैं सिर्फ कानून का पालन कर रहा हूं, उसने कहा। यह वाक्य छोटा था, पर सीधा। महिपाल की भौहें तन गईं। कानून हमें मत सिखाओ, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। अगर इतना ही नियम पसंद है तो यहां का भी एक नियम है, इज्जत से बात मानो और निकलो। देव ने बात आगे बढ़ाई। 5,000 लगेंगे, नहीं तो बाइक यहीं रहेगी। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। आसपास खड़े लोगों में हलचल हुई। देव का चेहरा तमतमा गया। क्या कहा? रिश्वत नहीं दूंगा? अर्जुन ने दोहराया, इस बार और स्पष्ट। देव ने अचानक उसके कंधे को झटका। बहुत हिम्मत आ रही है, महिपाल ने धीमे स्वर में कहा। देव, सबक सिखाओ, नहीं तो कल से हर कोई बहादुर बन जाएगा। देव ने तुरंत बाइक की चाबी निकाल ली। अब देखता हूं कैसे जाता है, उसने कहा। अर्जुन ने प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक कठोर स्थिरता थी। हवा में तनाव बढ़ चुका था। धूप लगभग ढल चुकी थी और आसमान का रंग गहरा हो रहा था। एक बच्चा दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया।
देव ने वर्दी की ओर फिर देखा और कहा, बहुत मान है ना इस कपड़े का। उसने जूते से फिर हल्का सा धक्का दिया। इस बार अर्जुन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर वर्दी अपने सीने से लगा ली। उसकी आवाज अब भी ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में वजन था। इसका अपमान मत कीजिए। देव हंसा। वरना क्या? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी में एक गहराई थी, जैसे भीतर बहुत कुछ चल रहा हो। महिपाल ने भीड़ की ओर देखा और कहा, देखो, ये हमें धमका रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को धमका नहीं रहा। मैं सिर्फ गलत बात मानने से इनकार कर रहा हूं। देव ने उसे पकड़कर चौकी की ओर धकेला। चल अंदर। अर्जुन ने संतुलन बनाए रखा, गिरा नहीं। चौकी के भीतर कुर्सी पर उसे बैठा दिया गया। बाइक बाहर खड़ी थी, चाबी देव की जेब में। महिपाल ने मोबाइल निकाला, किसी को कॉल लगाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आजकल लोग सोचते हैं कि वर्दी पहनकर सब कुछ मिल जाता है। यहां नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कुछ क्षण आंखें बंद कीं। शायद वह खुद को संयत कर रहा था। उसके मन में एक क्षण को विचार आया, क्या वह अपना परिचय स्पष्ट कर दे? क्या वह बताए कि वह किस यूनिट से है? लेकिन उसने अभी भी ऐसा नहीं किया। बाहर अंधेरा गहराने लगा। चौकी के बाहर खड़े लोगों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन कुछ जिज्ञासु चेहरे अब भी मौजूद थे। देव ने पानी की बोतल उठाई, एक घूंट पिया और अर्जुन की ओर देखकर बोला, आखिरी मौका है, पैसे दे और निकल जा। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं। यह शब्द छोटा था, पर दृढ़। देव ने मेज पर हाथ पटका। ठीक है, फिर देख। महिपाल ने जाते जाते कहा, इसे यहीं रोको, सुबह तक अक्ल ठिकाने आ जाएगी। गाड़ी चली गई। चौकी में अब सिर्फ देव और अर्जुन थे। बाहर से आती हवा में धूल की गंध थी। अर्जुन की वर्दी अब उसके पास थी, लेकिन उस पर जमी हल्की धूल का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसने उंगलियों से बैज को साफ किया। उसकी आंखों में आक्रोश नहीं, बल्कि एक अडिग शांति थी। देव ने उपहास से कहा, बहुत प्यार है इससे? अर्जुन ने जवाब दिया, यह सिर्फ कपड़ा नहीं है। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दूर कहीं से इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन अभी वह बहुत दूर थी। खेड़ा तिराहे की यह शाम अब सामान्य नहीं रही थी। जो एक साधारण चेकिंग लग रही थी, वह अब सम्मान और अहंकार की टक्कर बन चुकी थी। और अर्जुन की वह शांत चुप्पी, जिसे देव रात पूरी तरह उतर चुकी थी। खेड़ा तिराहे की हलचल अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन पुलिस चौकी के भीतर तनाव अभी भी ठहरा हुआ था। बाहर सड़क पर कभी कभी कोई ट्रक गुजरता तो उसकी हेडलाइट की रोशनी टीन की दीवारों से टकराकर अंदर तक आ जाती। अर्जुन राठौड़ लकड़ी की कुर्सी पर सीधा बैठा था। उसके हाथ बंधे नहीं थे, फिर भी स्थिति ऐसी थी कि वह कहीं जा नहीं सकता था। उसकी बाइक बाहर खड़ी थी, चाबी अब भी कांस्टेबल देव शर्मा की जेब में। देव ने मेज पर पैर रखे हुए थे और मोबाइल में कुछ देख रहा था। बीच बीच में अर्जुन की ओर व्यंग्य भरी नजर डाल देता। अभी भी वक्त है, उसने कहा। 5,000 दे दे। इतनी रात को कौन तेरी मदद को आएगा? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी अब भी वैसी ही थी, स्थिर, संयत, जैसे भीतर कुछ बहुत गहरा चल रहा हो। थोड़ी देर बाद चौकी के बाहर से खांसी की आवाज आई। बूढ़ा चाय वाला रामलाल दरवाजे के पास खड़ा था। वह वर्षों से इस तिराहे पर चाय बेचता आया था। उसने अंदर झांक कर कहा, देव बाबू, चाय रख दूं? देव ने लापरवाही से सिर हिलाया। रामलाल ने 2 कुल्हड़ मेज पर रखे। जाते जाते उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। उसने कुछ क्षण उसे गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, आप पहले भी आए थे ना इस इलाके में? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कुछ साल पहले। देव ने बीच में टोका, बहुत पुराना हिसाब याद मत कराओ रामलाल, अपना काम करो। रामलाल चुप हो गया, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की ओर एक सहानुभूति भरी नजर डाली। बाहर अंधेरे में लौटते हुए उसके मन में एक याद उभर आई। 3 साल पहले बरसात के दिनों में जब पास के गांव में बाढ़ आई थी, एक सेना की टुकड़ी राहत कार्य के लिए आई थी। उसी टुकड़ी में एक युवा अधिकारी था, जिसने बिना सोचे समझे उफनती धारा में कूदकर एक बच्चे को बचाया था। रामलाल को धुंधला सा याद था कि उस अधिकारी का चेहरा कुछ ऐसा ही था। चौकी के भीतर देव ने चाय का घूंट लिया और कहा, तुझे पता है, यहां लोग हमारे नाम से कांपते हैं, और तू है कि अकड़ दिखा रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा,
मैं अकड़ नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ गलत बात मानने से इनकार कर रहा हूं। देव ने मेज पर उंगलियां बजाईं। तू समझता नहीं है, यहां नियम अलग चलते हैं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसके मन में मां की आवाज गूंजी, जहां भी रहना, अपने नाम पर धब्बा मत लगने देना। उसे याद आया वह दिन जब ट्रेनिंग के लिए निकलते समय मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, सम्मान कमाना मुश्किल है, खोना आसान। वह स्मृति उसे भीतर से स्थिर कर रही थी। बाहर रामलाल अपने ठेले के पास खड़ा मोबाइल पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था। हाँ, लगता है वही अधिकारी है। नाम शायद अर्जुन। हाँ, मामला ठीक नहीं लग रहा। आप किसी को खबर कर सकते हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। चौकी के अंदर देव ने अचानक पूछा, कौन सी यूनिट है तेरी? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, मैं अपनी पहचान यहां दिखावे के लिए नहीं लाया। देव ने व्यंग्य से कहा, मतलब कोई खास बात नहीं है। अर्जुन ने आंखें उठाईं, लेकिन बोला कुछ नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। महिपाल चौहान ने भी फोन पर देव से पूछा, सब ठीक है ना? सुबह तक मामला ठंडा हो जाना चाहिए। देव ने जवाब दिया, जी सर, बस थोड़ा जिद्दी है। महिपाल ने कहा, देखो, यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लोग पहले ही बहुत सवाल पूछने लगे हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि तिराहे पर खड़े दो युवकों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। वे वीडियो आपस में साझा कर रहे थे। अर्जुन चौकी के भीतर बैठा रहा। उसके पेट के देलते हैं में भूख की हल्की टीस उठ रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ट्रेनिंग के दिनों में कई बार उसे बिना भोजन के लंबे समय तक डटे रहना पड़ा था। उसके लिए यह असहज तो था, असंभव नहीं। देव ने फिर कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, पैसे देगा या नहीं? अर्जुन ने सीधा उत्तर दिया, नहीं। इस बार उसके स्वर में कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता थी। देव कुछ क्षण उसे देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि यह आदमी डर क्यों नहीं रहा। बाहर रामलाल ने अपने ठेले की बत्ती बुझाई, लेकिन जाने से पहले उसने एक और कॉल किया। हां, मैंने नंबर ढूंढ लिया है, सेना कैंप का। आप तक बात पहुंचा दीजिए। उसने फोन रखा और आसमान की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक आ गई थी। चौकी के भीतर अर्जुन ने धीरे से अपनी वर्दी को फिर देखा। उसने बैज पर उंगलियां फिराईं, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वह किस जिम्मेदारी का हिस्सा है। देव ने उसे गौर से देखा और कहा, बहुत भरोसा है ना अपने लोगों पर? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, भरोसा है अपने कर्तव्य पर। देव ने हंसकर कहा, कर्तव्य यहां नहीं चलता। लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की बेचैनी उभरने लगी थी। रात के लगभग 10 बजे अचानक दूर से किसी भारी वाहन की हल्की गूंज सुनाई दी। अभी वह बहुत दूर थी, पहचानना मुश्किल था। देव ने खिड़की से झांक कर देखा, फिर बोला, शायद ट्रक होगा। अर्जुन ने भी वह आवाज सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मन में एक और स्मृति उभरी। रेगिस्तानी अभ्यास के दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था, सैनिक की असली ताकत उसकी सहनशीलता है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे, तब भी स्थिर रहो। वह वाक्य जैसे उसके भीतर फिर जीवित हो उठा। चौकी में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। देव ने मोबाइल उठाया। नेटवर्क कमजोर था। उसने झूंझलाकर फोन मेज पर रख दिया। बाहर अंधेरे में अब इंजन की आवाज थोड़ी स्पष्ट हो रही थी। रामलाल दूर से सड़क की ओर देख रहा था। उसे लगा जैसे एक से अधिक वाहन आ रहे हों। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मदद पहुंच गई। चौकी के भीतर अर्जुन ने आंखें बंद कीं। उसने गहरी सांस ली। उसकी चुप्पी अब भी वैसी ही थी, लेकिन हवा में बदलाव का आभास होने लगा था। खेड़ा तिराहे की यह रात अब साधारण नहीं रह गई थी। एक तरफ अहंकार और शक्ति का दंभ था, दूसरी ओर एक सैनिक की शांत दृढ़ता, और कहीं दूर से आती वह गूंज इस बात का संकेत दे रही थी कि यह टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। यह बस एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन खेड़ा तिराहे की उस छोटी सी चौकी के भीतर बेचैनी जैसे ठहर गई थी। बाहर से आती इंजन की आवाज कुछ देर के लिए थमी, फिर दूर मुड़ गई। शायद कोई ट्रक रास्ता बदलकर निकल गया था। देव शर्मा ने खिड़की से झांककर देखा और भीतर लौट आया। देखा, कोई नहीं आ रहा। उसने व्यंग्य से कहा। अर्जुन राठौड़ अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी,
हाथ घुटनों पर टिके हुए, चेहरा शांत। लेकिन उस शांति के भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। उसे पूरी तरह अंदाजा था कि वह चाहे तो एक फोन कॉल में सब बदल सकता है। उसकी यूनिट पास के कैंप में थी। उसका पद, उसका परिचय, सब कुछ इस स्थिति को मिनटों में खत्म कर सकता था। पर क्या यह सही होता? क्या हर बार पहचान का इस्तेमाल करना ही समाधान है? देव ने मेज पर हाथ मारा। चल, बहुत हो गया, बाहर चल। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। बाहर चौकी के सामने पीली लाइट जल रही थी। कुछ ग्रामीण अब भी दूरी बनाकर खड़े थे। देव ने ऊंची आवाज में कहा, ये साहब कानून नहीं मानते। इनको लगता है कि वर्दी पहनकर सब ऊपर हो जाते हैं। भीड़ में हलचल हुई। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ रिश्वत देने से इनकार किया है। देव का चेहरा तमतमा गया। मुझे झूठा कह रहा है। उसने अचानक अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज सन्नाटे में गूंज गई। कुछ महिलाएं पीछे हट गईं। एक युवक ने मोबाइल थोड़ा नीचे कर लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। अर्जुन का चेहरा हल्का सा एक ओर मुड़ा, पर वह गिरा नहीं। उसने हाथ नहीं उठाया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए आग सी चमकी, फिर वह स्थिर हो गई। भीतर से एक तीखा भाव उठा, क्या वह जवाब दे? उसकी ट्रेनिंग, उसकी ताकत, उसका आत्मसम्मान सब उसे कह रहे थे कि यह अन्याय है। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर दूसरा स्वर गूंजा, सैनिक का पहला कर्तव्य अनुशासन है। उसने गहरी सांस ली। देव ने फिर कहा, अब बोल, देगा पैसे? अर्जुन ने धीमे स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं। यह उत्तर भीड़ में खड़े लोगों के दिलों तक पहुंचा। महिपाल चौहान की गाड़ी फिर आकर रुकी। वे उतरे और दृश्य देखकर मुस्कराए, जैसे यह सब उनके नियंत्रण में हो। अब समझ में आया, उन्होंने कहा। यहां नियम हमारी मर्जी से चलते हैं। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। नियम कभी मर्जी से नहीं चलते, उसने कहा। यह वाक्य सरल था, लेकिन सीधा। महिपाल का चेहरा कठोर हो गया। बहुत बोलने लगा है, उन्होंने देव से कहा। इसे थाने भेज दो, रिपोर्ट बनाओ, सरकारी काम में बाधा। देव ने तुरंत कागज निकाले। उसने झूठी रिपोर्ट लिखनी शुरू की। चेकिंग के दौरान अभद्र व्यवहार, आदेश की अवहेलना। अर्जुन सब देख रहा था। वह जानता था कि एक गलत आरोप उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा डाल सकता है। उसके मन में विचार आया, क्या अब भी चुप रहना ठीक है? क्या यह मौन उसके सम्मान को और चोट नहीं पहुंचा रहा? उसी क्षण उसे अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात याद आई। ताकत का इस्तेमाल आखिरी विकल्प है, पहला नहीं। वह भीतर से द्वंद्व में था। अगर वह अभी अपनी पहचान बता दे तो यह सब रुक जाएगा। लेकिन तब क्या संदेश जाएगा कि हर सैनिक को अपने सम्मान की रक्षा के लिए पद दिखाना पड़े? देव ने रिपोर्ट लिखकर कागज उसकी ओर बढ़ाया। साइन कर, उसने कहा। अर्जुन ने कागज पढ़ा। हर पंक्ति झूठ थी। उसने कलम हाथ में ली। कुछ क्षण रुका, फिर कलम मेज पर रख दी। मैं झूठ पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, उसने कहा। देव ने क्रोध में आकर उसे धक्का दिया। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन गिरा नहीं। भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, यह गलत है, लेकिन आवाज तुरंत दब गई। महिपाल ने कठोर स्वर में कहा, यह आखिरी मौका है। माफी मांगो, पैसे दो और जाओ, वरना सुबह तक तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। अर्जुन की आंखों में एक क्षण के लिए अपने परिवार का चेहरा उभरा। मां, जो हमेशा गर्व से कहती थीं कि उनका बेटा देश की सेवा करता है। क्या वह इस अपमान के बाद घर लौटकर खुद को आईने में देख पाएगा अगर उसने आज झुकाव दिखाया? उसने सीधा खड़े होकर कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं रिश्वत नहीं दूंगा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि हर शब्द हवा में तैर गया। देव ने मुट्ठियां भींच लीं। वह आगे बढ़ा, जैसे फिर हाथ उठाने वाला हो, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ मजबूत थी, लेकिन आक्रामक नहीं। दोनों की आंखें मिलीं। यह एक क्षण का टकराव था, अहंकार बनाम अनुशासन। अर्जुन ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी। उसने कोई वार नहीं किया। यह उसका निर्णय था। वह चाहता तो एक ही पल में स्थिति पलट सकता था, पर उसने खुद को रोका। महिपाल ने यह दृश्य देखा और भीतर से असहज हुए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा आदमी कमजोर नहीं है। उन्होंने आवाज धीमी की। देखो, बात बिगड़ रही है, उन्होंने कहा। समझदारी दिखाओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, समझदारी झूठ मानने में नहीं है। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर दूर से,
फिर वही इंजन की गूंज सुनाई दी, इस बार स्पष्ट, भारी और एक से अधिक वाहनों की। देव ने चौंक कर सड़क की ओर देखा। कौन आ रहा है इतनी रात में? उसने बुदबुदाया। महिपाल ने मोबाइल निकाला, किसी को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क कमजोर था। भीड़ में खड़े लोग सड़क की दिशा में देखने लगे। धूल का हल्का गुबार उठता दिखाई दिया। अर्जुन ने भी वह आवाज सुनी। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बदल गई। वह जानता था कि यह क्षण निर्णायक हो सकता है, पर उसने अब भी कुछ नहीं कहा। उसने अपने भीतर चल रहे द्वंद्व को शांत किया। उसने तय कर लिया था, वह प्रतिक्रिया नहीं देगा जब तक उसे विवश न किया जाए। अगर न्याय आना है तो वह अपने समय पर आएगा। देव ने एक कदम पीछे लिया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की चिंता झलकी। महिपाल ने खुद को संयत दिखाने की कोशिश की। कोई भी हो, संभाल लेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। इंजन की आवाज और पास आई। अब स्पष्ट था, ये सामान्य ट्रक नहीं थे। रोशनी की तेज धारें तिराहे की ओर बढ़ रही थीं। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अर्जुन सीधा खड़ा रहा। उसकी वर्दी अब भी उसके हाथ में थी। उसने धूल का अंतिम कण झाड़ा। उसके भीतर का संघर्ष अब थम चुका था। उसने अपना निर्णय ले लिया था, वह सही के लिए खड़ा रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और उसी क्षण खेड़ा तिराहे की उस अंधेरी रात में दूर से आती हेडलाइट्स ने संकेत दिया कि यह कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां मौन और शक्ति का असली अर्थ सामने आने वाला था। तेज हेडलाइट्स की रोशनी कुछ क्षणों के लिए तिराहे को चीरती हुई आगे बढ़ी, फिर अचानक मोड़ काटकर दूसरी दिशा में चली गई। भीड़ में उठी फुसफुसाहट धीरे धीरे थम गई। देव शर्मा ने राहत की सांस ली, जैसे किसी अनदेखे खतरे को टलता हुआ महसूस किया हो। देखा, बेकार का ड्रामा, उसने खुद को संभालते हुए कहा। महिपाल चौहान ने भी चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश की। मैंने कहा था ना, यहां कोई नहीं आने वाला, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन भीतर कहीं एक असहजता अब भी बनी हुई थी। अर्जुन राठौड़ ने उस क्षणिक उम्मीद को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने केवल एक बार सड़क की ओर देखा, फिर चुपचाप चौकी के भीतर लौट आया। रात अब और ठंडी हो चुकी थी। हवा में धूल की जगह हल्की ठंडक घुलने लगी थी। चौकी के अंदर पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी में दीवारों की परछाइयां लंबी दिखाई दे रही थीं। देव ने दरवाजा आधा बंद कर दिया। अब आराम से बैठ, उसने कठोर स्वर में कहा, सुबह तक समझ आ जाएगी। अर्जुन फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया। इस बार उसकी पीठ दीवार से सटी थी। पेट में भूख की टीस अब स्पष्ट महसूस हो रही थी। शाम से उसने कुछ नहीं खाया था। गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं मांगा। देव ने पानी की बोतल उठाकर उसके सामने लहराई। प्यास लगी होगी, उसने कहा, फिर खुद ही लंबा घूंट भर लिया। अर्जुन ने नजरें फेर लीं। उसके मन में एक पुरानी याद कौंधी रेगिस्तान में प्रशिक्षण के दौरान लगातार 24 घंटे बिना पानी के मार्च करना पड़ा था। उस समय कमांडर ने कहा था, शरीर की सीमा मन तय करता है। उसने वही वाक्य दोहराया, जैसे खुद को स्थिर कर रहा हो। बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। रात की सन्नाटे में हर ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। देव कुर्सी पर पसर गया। जानता है, उसने कहा, लोग यहां हमारा नाम सुनकर कांपते हैं, और तू है कि आंख मिलाकर बात कर रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, डर और सम्मान अलग चीजें हैं। देव ने तिरस्कार से हंस दिया। तू बहुत समझदार बनता है। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। महिपाल का फोन आया। देव ने रिसीव किया। सब ठीक है? उधर से आवाज आई। हां सर, बस बैठा है, देव ने कहा। देखो, मामला सुबह तक खत्म होना चाहिए। ज्यादा खींचा तो उल्टा पड़ेगा, महिपाल ने चेतावनी दी। देव ने हामी भरी, लेकिन फोन रखते ही उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। उसने अर्जुन की ओर देखा। तेरी वजह से मुझे भी जवाब देना पड़ रहा है। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समय धीरे धीरे खींचता जा रहा था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। ट्यूबलाइट की भनभनाहट अब और तीखी लग रही थी। अर्जुन की पीठ में दर्द उठने लगा था। कुर्सी की लकड़ी सख्त थी। उसने हल्का सा करवट बदली, लेकिन खुद को सीधा रखा। उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हुईं, फिर खुल गईं।
नींद और सतर्कता के बीच वह संतुलन बनाए हुए था। देव ने अचानक पूछा, सच बता, तुझे लगा था कोई आएगा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगा था सच अपने आप खड़ा रहेगा। देव ने भौहें चढ़ाईं। यहां सच की कीमत नहीं मिलती, अर्जुन ने उत्तर दिया। हर जगह मिलती है, बस देर से। यह वाक्य देव के मन में अटक गया। उसने चिढ़कर मेज पर मुक्का मारा। बहुत फिलॉसफी मत झाड़। कुछ देर बाद देव ने थकान में सिर पीछे टिका दिया। बाहर से हल्की हवा अंदर आई, जिससे मेज पर रखे कागज हिल गए। अर्जुन ने उन कागजों पर नजर डाली, वही झूठी रिपोर्ट। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह रिपोर्ट ऊपर तक जाती है तो उसे कितनी सफाई देनी पड़ेगी। पर फिर उसने खुद को रोका। डर से निर्णय नहीं लेना चाहिए, यह उसने सीखा था। भूख अब और तीखी हो गई थी। पेट में ऐंठन सी उठी। उसने होंठ भींच लिए। उसने अपने हाथों की उंगलियों को हल्के से मोड़ा खोला, जैसे रक्त संचार बनाए रखना चाहता हो। देव ने उसे देखते हुए कहा, बहुत देर तक बैठ पाएगा? अर्जुन ने कहा, जितनी जरूरत होगी। यह जवाब साधारण था, लेकिन उसमें चुनौती नहीं थी, केवल सहनशीलता थी। रात के सन्नाटे में अचानक दूर से फिर वही भारी इंजन की गूंज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से अधिक स्पष्ट थी। देव ने सिर उठाया। फिर वही ट्रक होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब भरोसा कम था। अर्जुन ने भी वह आवाज सुनी। उसने आंखें बंद कीं, जैसे उस ध्वनि को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सैन्य वाहनों की आवाज अलग होती है, वजनदार, स्थिर, अनुशासित। उसकी सांसें कुछ क्षणों के लिए गहरी हो गईं, फिर सामान्य। उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देव चौकी से बाहर निकला। सड़क की ओर देखा। अंधेरे में धूल का हल्का गुबार उठता दिखाई दिया। रोशनी अभी दूर थी, लेकिन बढ़ रही थी। देव के भीतर हल्की घबराहट उभरी। उसने तुरंत अंदर आकर कहा, कोई गाड़ियां आ रही हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, कितनी? देव ने चिढ़कर कहा, तुझे क्यों बताऊं? लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ था। कुछ ही मिनटों में हेडलाइट्स की तीखी रोशनी तिराहे को चीरती हुई पास आने लगी। इस बार वे गाड़ियां मुड़ी नहीं, वे सीधे बैरिकेड की ओर बढ़ रही थीं। देव ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। महिपाल को फोन लगाया, नेटवर्क कमजोर। उठाओ, उठाओ, वह बुदबुदाया। अर्जुन कुर्सी से धीरे धीरे उठा। उसकी टांगों में जकड़न थी, लेकिन उसने खुद को सीधा रखा। उसने अपनी वर्दी को फिर से ठीक किया, जैसे किसी औपचारिक क्षण के लिए तैयार हो। बाहर गाड़ियों की आवाज अब बिल्कुल सामने थी। इंजन एक साथ बंद हुए। भारी जूतों की सामूहिक आहट रात के सन्नाटे में गूंज उठी। देव का गला सूख गया। उसने एक क्षण के लिए अर्जुन की ओर देखा। अब पहली बार उसे समझ आया कि यह आदमी क्यों नहीं डरा। चौकी के बाहर सशस्त्र सैनिकों की परछाइयां रोशनी में उभरीं। एक सख्त आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? देव के हाथ से चाबी लगभग गिर गई। अर्जुन ने कोई विजय भाव नहीं दिखाया। उसके चेहरे पर वही शांत दृढ़ता थी। उसने केवल एक लंबी सांस ली। यह रात, जो अपमान और सहनशीलता की परीक्षा बन गई थी, अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भूख, प्यास, दर्द, सब कुछ उस क्षण पीछे छूट गया। उसने भीतर ही भीतर सोचा, सहन करना कमजोरी नहीं था, यह शक्ति थी। और अब जब रोशनी पूरी तरह तिराहे पर फैल चुकी थी, खेड़ा की उस अंधेरी रात में न्याय की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी में पूरा खेड़ा तिराहा सफेद उजाले में नहा गया। धूल का गुबार धीरे धीरे बैठ रहा था। चौकी के सामने 3 सैन्य वाहन सधे हुए क्रम में खड़े थे। उनके इंजन बंद हो चुके थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही पर्याप्त थी माहौल बदलने के लिए। भारी जूतों की एक समान आहट ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। देव शर्मा कुछ क्षणों तक जड़ होकर खड़ा रहा। उसके हाथ में पकड़ी बाइक की चाबी कांप रही थी। महिपाल चौहान की गाड़ी थोड़ी दूरी पर थी। 1। उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर दृश्य देखा और चेहरा कस गया। पहले वाहन से एक मेजर उतरे। सधे कदम, स्थिर निगाह, वर्दी पर साफ चमकते सितारे। उनके पीछे अनुशासित पंक्ति में सैनिक खड़े हो गए। मेजर ने चारों ओर एक नजर डाली, फिर सीधे चौकी की ओर बढ़े। यहां ड्यूटी इंचार्ज कौन है? उनकी आवाज ऊंची नहीं थी,
लेकिन स्पष्ट और नियंत्रित। देव ने तुरंत सलामी देने की कोशिश की, पर उसका हाथ आधा ही उठा। सर, मैं, वह हकलाया। मेजर की नजर एक क्षण के लिए देव पर ठहरी, फिर चौकी के भीतर खड़े अर्जुन पर गई। अर्जुन सीधा खड़ा था, हाथ में अपनी वर्दी संभाले हुए। उसने औपचारिक सलामी दी। मेजर ने हल्का सा सिर हिलाया। कैप्टन राठौड़, उन्होंने संयत स्वर में कहा। रिपोर्ट। देव के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़, जो कुछ देर पहले बिखर गई थी, अब दूर दूर से फिर जमा होने लगी थी। अर्जुन ने शांत स्वर में पूरी घटना बताई। चेकिंग, रिश्वत की मांग, वर्दी का अपमान, थप्पड़, झूठी रिपोर्ट। उसने कोई अतिशयोक्ति नहीं की, हर बात तथ्य की तरह कही। उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, केवल स्पष्टता थी। मेजर ने बीच में नहीं टोका। जब अर्जुन चुप हुआ तो उन्होंने देव की ओर देखा। आपकी बात। देव के होंठ सूख गए थे। सर, गलतफहमी थी। हमने तो बस नियम। मेजर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। क्या आपने सरकारी अधिकारी की वर्दी जमीन पर फेंकी? प्रश्न सीधा था। देव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। भीड़ में खड़े दो युवकों ने आगे बढ़कर कहा, साहब, हमने वीडियो बनाया है। उन्होंने मोबाइल आगे बढ़ाया। मेजर ने वीडियो देखा। रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, वर्दी जमीन पर गिरती है, जूते से धक्का दिया जाता है, थप्पड़ की आवाज गूंजती है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। महिपाल चौहान गाड़ी से उतरे, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। देखिए मेजर साहब, मामला छोटा सा था। जवान लड़के हैं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। मेजर ने उनकी ओर मुड़कर पूछा, आप? मैं जिला परिषद अध्यक्ष महिपाल चौहान, उन्होंने कहा, जैसे परिचय ही समाधान हो। मेजर की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, तो आप यहां उपस्थित थे? महिपाल ने एक पल के लिए हिचकिचाकर कहा, जी, पर मैंने किसी को अपमान करने को नहीं कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वह केवल खड़ा रहा। उसकी चुप्पी अब आरोप से अधिक प्रभावी थी। मेजर ने अपने एक सहायक को संकेत किया, लिखित बयान तैयार करें, वीडियो की कॉपी लें, स्थानीय पुलिस अधीक्षक को सूचित करें कि हम औपचारिक शिकायत दर्ज कर रहे हैं। ड्यूटी में बाधा, रिश्वत की मांग और सैन्य वर्दी का अपमान। देव के घुटनों में जैसे ताकत नहीं रही। सर, गलती हो गई, उसने कहा। मैंने पहचान नहीं। मेजर की आंखें कठोर हो गईं। पहचान की जरूरत नहीं थी। वर्दी किसी की भी हो, सम्मान अनिवार्य है। भीड़ में हल्की सराहना की फुसफुसाहट उठी। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। महिपाल ने तुरंत फोन निकाला। मैं अभी एसपी से बात करता हूं, उन्होंने कहा। कॉल लग गया। हेलो एसपी साहब, यहां सेना। उधर से आवाज आई, हमें सूचना मिल चुकी है। अगर सेना ने शिकायत दर्ज की है तो प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महिपाल का चेहरा तना। उन्होंने दूसरा नंबर मिलाया। कलेक्टर साहब, जवाब आया, यह सैन्य मामला है, हम दखल नहीं देंगे। फोन उनके हाथ में ही ठहर गया। देव ने धीरे से कहा, सर, मेरी नौकरी। उसकी आवाज टूट रही थी। अर्जुन ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। उस नजर में घृणा नहीं थी, लेकिन कठोर सत्य था। मेजर ने कहा, कानून अपना काम करेगा। अभी के लिए आप अपनी सर्विस रिवॉल्वर और चाबी हमें सौंपिए। आप ड्यूटी से निलंबित माने जाएंगे जब तक जांच पूरी न हो। देव के हाथ कांपते हुए आगे बढ़े। चाबी और हथियार सौंप दिए गए। यह क्षण प्रतीकात्मक था, अहंकार से अधिकार का फिसलना। महिपाल ने स्वर बदलकर कहा, देखिए, इसे यहीं खत्म करते हैं, मीडिया तक बात न जाए। मेजर ने स्पष्ट कहा, मीडिया को सच जानने का अधिकार है, और हमें भी। अर्जुन अब भी शांत था। उसकी वर्दी मेजर ने दोनों हाथों से ली, धूल झाड़ी और सम्मानपूर्वक उसे वापस अर्जुन को थमाया। कैप्टन, उन्होंने कहा, आपकी सहनशीलता प्रशंसनीय है। अर्जुन ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। भीड़ में से किसी ने कहा, आज पहली बार लगा कि सच जीत सकता है। रामलाल चायवाला भीड़ के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में राहत थी। उसने बुदबुदाया, मैंने सही जगह खबर की। चौकी के बाहर अब औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। एक सैन्य अधिकारी ने
स्थानीय थाने से संपर्क किया। थोड़ी देर में पुलिस की दूसरी गाड़ी पहुंची। इस बार अलग चेहरे, अलग रवैया। नए अधिकारी ने स्थिति समझी और देव को हिरासत में लिया। महिपाल चुप खड़े रहे। उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो शाम को था। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। शक्ति सेवा के लिए होती है, उसने शांत स्वर में कहा। महिपाल ने उत्तर नहीं दिया। रात की हवा अब ठंडी थी। कुछ देर पहले जो स्थान अपमान का मंच बना था, अब न्याय की प्रक्रिया का साक्षी था। सैन्य वाहन फिर से क्रम में खड़े हुए। मेजर ने अंतिम बार चौकी की ओर देखा, फिर अर्जुन से कहा, आप हमारे साथ चलिए, आगे की रिपोर्ट मुख्यालय में दर्ज होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अपनी बाइक की ओर देखा। एक सैनिक ने सम्मानपूर्वक चाबी लौटाई। इंजन स्टार्ट हुआ। धूल फिर उठी, लेकिन इस बार वातावरण अलग था। भीड़ के बीच से धीमी आवाज आई, जय हिंद। अर्जुन ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी कठोर संतुष्टि झलकी। उसने पीछे मुड़कर कोई विजय भाव नहीं दिखाया। उसके लिए यह जीत नहीं थी, यह केवल संतुलन की बहाली थी। जब सैन्य वाहन तिराहे से आगे बढ़े, तो खेड़ा की रात में एक गहरी शांति उतर आई। जो टकराव शुरू हुआ था अहंकार से, वह समाप्त हुआ अनुशासन और कानून के संयम से। और उस रोशनी में, जिसने कुछ देर पहले अपमान को उजागर किया था, अब एक सैनिक की सहनशीलता और न्याय की दृढ़ उपस्थिति साफ दिखाई दे रही थी। सैन्य वाहनों की लाल बत्तियां धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गईं, लेकिन खेड़ा तिराहे की उस रात की गूंज खत्म नहीं हुई थी। सुबह होते होते पूरा इलाका जान चुका था कि रात में क्या हुआ। जिस चौकी के सामने लोग वर्षों से चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाते थे, वही जगह अब चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, डर की नहीं, बल्कि सोच की। लोग पहली बार खुलकर बात कर रहे थे। कल जो हुआ वो गलत था, कोई कहता। अगर वो चुपचाप पैसे दे देता तो हम फिर भी चुप रहते, दूसरा जोड़ता। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अर्जुन राठौड़ उस सुबह कैंप में औपचारिक बयान दे रहा था। उसने रात की हर घटना दोहराई, बिना गुस्से, बिना आरोप के, केवल तथ्य। वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्यान से सुना। उनमें से एक ने पूछा, आपने पहले अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सम्मान पद से नहीं, व्यवहार से मिलना चाहिए। कमरे में कुछ क्षणों का मौन छा गया। यह जवाब सिर्फ एक घटना का नहीं, एक सिद्धांत का था। उधर देव शर्मा को निलंबन पत्र सौंप दिया गया। विभागीय जांच शुरू हो चुकी थी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर फैल चुका था। हर फ्रेम में वह क्षण दर्ज था जब वर्दी जमीन पर गिरी थी। महिपाल चौहान पर भी प्रशासनिक जांच बैठ गई। जो लोग कल तक उनके नाम से डरते थे, आज वही दूरी बनाकर खड़े थे। सत्ता का दंभ बहुत जल्दी बिखर गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली असर उस बदलाव में था जो लोगों के भीतर आया। रामलाल चायवाला उसी तिराहे पर फिर खड़ा था। लोग उससे पूछते, तुमने खबर कैसे की? वह मुस्कराकर कहता, कभी कभी सही समय पर सही जगह सूचना पहुंचना भी सेवा है। उसके स्वर में गर्व नहीं था, बस संतोष था। खेड़ा के कुछ युवकों ने तय किया कि वे अब हर चेकिंग का वीडियो बनाएंगे, डर से नहीं, पारदर्शिता के लिए। चौकी पर अब नया स्टाफ तैनात हुआ। बैरिकेड वही था, लेकिन रवैया बदल चुका था। लोग गुजरते समय पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं करते थे। अर्जुन ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको कैसा लगा जब आपकी वर्दी का अपमान हुआ? उसने केवल इतना कहा, वर्दी का सम्मान शब्दों से नहीं, कर्म से बचता है। वह जानता था कि घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना आसान है, लेकिन उसका उद्देश्य शोर नहीं था। उसके लिए यह व्यक्तिगत बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि सिद्धांत की रक्षा थी। कुछ दिनों बाद जांच की अंतरिम रिपोर्ट आई। देव पर रिश्वत की मांग और दुर्व्यवहार का आरोप सिद्ध हुआ। उसे निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। महिपाल पर शक्ति के दुरुपयोग की जांच जारी रही। यह सब देखकर खेड़ा के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहता, अगर कोई उसे जगाए तो वह खड़ा भी होता है। अर्जुन एक शाम फिर उसी तिराहे से गुजरा। इस बार वह रुका नहीं। उसने बाइक धीमी की, एक नजर चौकी पर डाली। नया कांस्टेबल सलामी की मुद्रा में खड़ा था।
अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। उसे किसी विजय की आवश्यकता नहीं थी। उसके भीतर संतुलन लौट चुका था। रास्ते में उसे वह बच्चा दिखा जिसे उसने वर्षों पहले बाढ़ में बचाया था। अब वह थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसने दौड़कर अर्जुन को रोका और कहा, अंकल, आपने सही किया। अर्जुन मुस्कराया। सही करना हमेशा आसान नहीं होता, उसने कहा, लेकिन जरूरी होता है। बच्चा कुछ क्षण उसे देखता रहा, जैसे वह यह वाक्य अपने भीतर संजो लेना चाहता हो। रात की वह घटना अब एक कहानी बन चुकी थी, सिर्फ सेना और पुलिस की टकराहट की नहीं, बल्कि मौन और अहंकार की टक्कर की। अर्जुन ने सीखा कि कभी कभी सहना भी शक्ति है, और सही समय पर खड़ा होना भी। अगर वह पहली ही क्षण में प्रतिक्रिया देता तो कहानी अलग होती, लेकिन उसने सहन किया ताकि सच खुद सामने आए। यही अंतर था प्रतिक्रिया और अनुशासन में। महिपाल के घर के बाहर अब पहले जैसी भीड़ नहीं लगती थी। लोग सवाल पूछने लगे थे। देव घर में बैठा सोचता था कि एक क्षण का अहंकार कितनी दूर तक असर डाल सकता है। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि शक्ति स्थायी नहीं होती। खेड़ा तिराहे पर धूल अब भी उड़ती थी। सूरज अब भी वैसे ही ढलता था, लेकिन लोगों की आंखों में फर्क था। वे अब जानते थे कि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। अर्जुन अपनी यूनिट में लौटकर सामान्य ड्यूटी में लग गया। उसके लिए यह घटना जीवन का केंद्र नहीं थी। वह जानता था कि आखिर की जो जोड़ थी जोज देश की सेवा रोज होती है, कैमरे के सामने नहीं। लेकिन कहीं भीतर उसे यह संतोष था कि उसने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। जब वह रात को सोया तो मन हल्का था। उसे किसी से लड़ाई जीतने का गर्व नहीं था, बस अपने आप से हार न मानने का सुकून था। और शायद यही इस कहानी का असली अर्थ है। सम्मान खरीदा नहीं जाता, वह कमाया जाता है। शक्ति डर से नहीं, विश्वास से टिकती है। और जब कोई शांत व्यक्ति अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए रास्ता बनाता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या हम भी कभी किसी गलत बात के सामने चुप रहे हैं? क्या हमने कभी सुविधा के लिए सच को अनदेखा किया है? अगर हां, तो शायद समय है अपने भीतर उस साहस को जगाने का जो अर्जुन ने दिखाया। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है, तो इसे साझा कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि सही के लिए खड़ा होना संभव है। अपनी राय जरूर लिखिए। क्या आप उसकी जगह होते तो क्या करते? और अगर आप मानते हैं कि समाज में बदलाव अनुशासन और ईमानदारी से आता है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर तिराहे पर एक चौकी होती है, और हर चौकी पर कभी न कभी किसी को निर्णय लेना पड़ता है, झुकना है या खड़ा रहना है।